हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में यानी नीट केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना, लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बता रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। किसके? एटम के होते हैं। तो अब हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल में? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में बात करेंगे। तो जूलियस प्लकर नामक एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया? बेसिकली ये देख रहे हो, ये जो ग्लास का ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको। अब यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक कैथोड दूसरा एनोड। कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर वैक्यूम पंप है, इसके थ्रू मतलब गैस वगैरह बाहर भी निकाल सकते हैं बेटा, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, इसका ये फंक्शन होता है। तो जूलियस प्लकर ने क्या किया कि इस ट्यूब में गैस भर दिया, और गैस जो भरा गया बहुत कम प्रेशर पे भरा गया। इसके बाद यहां पर हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास किया। क्या किया? हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो इस केस में क्या हुआ? कैथोड से कुछ रेज निकला जो कि अदृश्य था, मतलब इनविजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते थे। तो वो रे कहां गया? कैथोड से निकला और सीधे एनोड की तरफ चला। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तो इसको तो हम लोग देख ही नहीं सकते। तो बेटा जब देख नहीं सकते तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसके लिए क्या किया, यहां पर जो इलेक्ट्रोड था इसमें थोड़ा सा होल कर दिया गया, छोटा छोटा पोर कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? यहां पर जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया गया। जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा दिया। इसको फ्लोरोसेंट कोटिंग कहते हैं। किसका होता है? जेडएनएस, जिंक सल्फाइड का होता है। जो जिंक सल्फाइड होता है जेडएनएस, इसको फ्लोरोसेंट या फास्फोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। अब फास्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? जैसे ही यहां से रेज निकला, रेज निकलने के बाद इसके लेयर से जैसे ही टकराया वो ग्लो करने लगा, लाइट के जैसा चमकने लगा। तो फास्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? जिस पे रेज पड़ता है तो वो चमकता है, तो ये दिखने लगा। तो इससे हमको पता चल गया कि हाँ भाई बिल्कुल सही, यहां से कोई ना कोई रेज निकल रहा था। और बेटा सबसे बड़ी बात है कि जो यहां से रेज निकल रहा था वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। और पॉजिटिव की तरफ जरा बताना कौन जाता है? पॉजिटिव की तरफ वही जाते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी का नाम दे दिया गया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। अच्छा, जो अब रेज निकल रहा था वो कहां से निकल रहा था? कैथोड से निकल रहा था। तो उसको नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। अब देखो बेटा, कैथोड रेज के कुछ खास बात है। ये जो रेज होता है ये कैथोड से एनोड की तरफ चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कैथोड से निकलता है जिस पर नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव की तरफ चलेगा। इसके बाद जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, वहां भी ये रेज सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये रेस क्या करेगा? वहां से सीधे नहीं निकल पाएगा, वहां से डेविएट हो जाएगा, घूम जाएगा, मुड़ जाएगा। अब घूमने या मुड़ने का मतलब ये है कि ये एज ए नेगेटिव के जैसा बिहेव करता है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया बेटा? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। तो ये हमारा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इस तरीके से चीजों को समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो कैथोड रे होता है उसका नेचर इन इलेक्ट्रोड के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता, या फिर इसमें जो तुम गैस भर रहे हो इस ट्यूब में उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। इस बात को ध्यान देना। अब ऐसा नहीं है कि जो कैथोड रे का नेचर होता है, जो ट्यूब में गैस भरा जाएगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा या इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ेंगे उससे पहले ये भी तो पढ़ना जरूरी था पहले, क्योंकि लगे हाथ इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं।
चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा कहानी डिस्कस करेंगे। 1897 में एक ब्रिटिश के फिजिशियंस थे जिसको जे थॉमसन के नाम से जाना जाता है, जे थॉमसन। ठीक है बेटा, इन्होंने मेजर किया था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल चार्ज जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, ई है। तो कैथोड रे जो ट्यूब था उसका यूज करके बताया था, तो उन्होंने जब यूज किया था तो ई बाई एम लिखा था और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला था। बेटा इतना हमको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा का कहानी डिस्कस नहीं करना है। अपने को क्वेश्चन कहां से आता है, अपने को क्वेश्चन यहां से आता है कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कितने डिस्कवर किया था। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का वैल्यू है, ये देखो चार्ज का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का वैल्यू है, जो उसका बेसिकली, एक मिनट बेटा यहां पर मेरे को कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार मैं चेक करता हूं, और जस्ट मिनट। तो यहां पर बेटा ये 31 रहेगा मेरे हिसाब से, एक बार तुम लोग भी मिला लेना, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि बेसिकली कैलकुलेट किया था। तो कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का मास का जो वैल्यू था किसने कैलकुलेट किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है आर.एम. मिलिकन, ये अपने को याद रखना है। इतने में एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने कुछ किया नहीं था। एक इनका मेथड था जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें क्या है, एमई जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई को डिवाइड किया था फिर ई बाई एमई से, तो ये वैल्यू यहाँ पर फाइनल निकल के आया था, एक्सपेरिमेंटली है बेटा, ये कैलकुलेशन है। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम, ये थ्योरी पोर्शन है इसलिए मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ ताकि अपना टाइम बचेगा। तो फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो बच्चों, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो किस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था, जरा ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ग्लास ट्यूब हो गया, यहाँ पर हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यहाँ से लगा लेंगे जो भी लगाना है। ये वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एनोड, और ये हमारा हो जाएगा कैथोड। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये परफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं, जो यहाँ से रेज निकलता है तो बेसिकली ये इधर जाता है, इससे बाहर जब आता है इधर, तो इस पे टकरा करके, यहाँ पे जब टकराता है तो फ्लोरेसेंट लाइट पैदा करता है, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था एनोड रे उसमें हो रहा था। तो इस केस में क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, कम प्रेशर पे गैस फिलअप किया जाता है, तो यहाँ से रेज निकलता है एनोड से कैथोड की तरफ चलता है। तो इसका मतलब नेगेटिव, एनोड से निकल के कैथोड की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव से यहाँ पे नेगेटिव की तरफ चल रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये कैसे पता, मतलब तो डब्ल्यू वेन नामक एक साइंटिस्ट थे 1897 में, इन्होंने प्रूव किया कि जो रेज यहाँ से निकल रहा था उसका नाम तो पहली बात कैनाल रेज रखा गया। कैनाल का मतलब क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। इन्होंने प्रूव किया कि जो कैनाल रेज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जे थॉमसन ने 1897 में इसको पॉजिटिव रे नाम घोषित कर दिया। मतलब बोल दिया कि इसको आप पॉजिटिव रे बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में इसी को प्रोटॉन बोलेंगे। तो ये इन्होंने बोल दिया। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता था, तो इसका भी प्रॉपर्टी यही है, जो अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो ये स्ट्रेट मूव करेंगे। रेस कहां से कहां तक, एनोड से कैथोड की तरफ चलेगा। एक इसमें खास बात है, खास बात यह है कि जो एनोड रे था, बेसिकली जो कैथोड रे था, सॉरी बेटा, जो कैथोड रे था उससे इसका जो स्पीड होता है वो कम होता है। कैथोड रे से एनोड रे का स्पीड कम होता है। जो कैनाल रेज होते हैं इनका कैथोड रे से स्पीड कम होता है। ये फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है उसको इफेक्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। पहले के टाइम में एक नेगेटिव आता था जिसमें लोग नेगेटिव से फोटो वापस से बना लेते थे, ऐसे उसमें देते थे, धुंधला धुंधला दिखता था, तो ये उसको अफेक्ट कर देता है। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे समझेंगे, छोटा सा कहानी है, सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले बेरिलियम लिया गया। बेरिलियम में बेटा हीलियम का वो कराया गया, बम्बारमेंट कराया गया, बौछार कराया गया। तो उस केस में क्या हुआ
कार्बन बना और कार्बन के साथ में यहाँ पर ये एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला। तो 1932 में जेम्स चैडविक नामक एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये जो हमको मिला है, जो ये पार्टिकल मिला है, इस पार्टिकल का नाम उन्होंने दे दिया न्यूट्रॉन, और बोला कि ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मास अप्रॉक्स हाइड्रोजन के मास के लगभग बराबर होता है, तो इसी का नाम दे दिया न्यूट्रॉन। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। याद क्या रखना है, हीलियम का बम्बारमेंट कराएंगे बेरिलियम पे तो न्यूट्रॉन निकलेगा, तो इसी को बोल दिया गया कि ये जो है ये न्यूट्रल स्पीसीज है। इसका जब बेसिकली इसमें जब टेस्टिंग वगैरह चला, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसका मास जो होता है हाइड्रोजन के मास के लगभग बराबर होता है। ये किसने बोला? जेम्स चैडविक ने बोला, 1932 में बोला बेटा। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं तुमको बताता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में चलता है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है जरा ध्यान से समझना। तुम देखो, रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया है, जैसे कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में। तो बेसिकली बेचारा जो रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में काम करते थे साइंटिस्ट, उनका लाइफ टाइम बड़ा कम होता था, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे उनसे हार्मफुल रेज निकलता था, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सब बहुत खतरनाक रेज निकलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेज होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जिस फील्ड में, उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एक छोटा सा डेमो देता हूं। देखो, एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, इसने क्या किया, यहाँ पर ये एक ग्लास का बना ये मटेरियल है, ग्लास का। अब इसमें क्या किया, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, मतलब यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया। ये जो मटेरियल था कैसा था? रेडियो एक्टिव था बेटा। अब इसने क्या किया, यहाँ पे 3 प्लेट लगा दिया, मतलब 2 प्लेट ऐसे लगा दिया। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो अब ये रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव है तो इसके न्यूक्लियस में डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, उनके न्यूक्लियस में हमेशा रिएक्शन वगैरह चलते रहते हैं। तो जब यहाँ से 3 रेज निकला बेटा, 3 रेज, एक रेज जो हुआ पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया, दूसरा रेज जो था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया, और कुछ जो रेज था वो सीधा चला गया। सीधा जाने का मतलब न पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया न नेगेटिव प्लेट की तरफ गया, वो सीधा चला गया। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, इनका नाम दिया। जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा था तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहा होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। जाहिर सी बात है कि नेगेटिव प्लेट की तरफ वही जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव की तरफ जो जा रहा था उसके पास नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और जो नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा था, सीधे जा रहा था, जो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कहीं भी नहीं जा रहा था, सीधे जा रहा था, ये न्यूट्रल रहा होगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो न्यूट्रल वाला था, न्यूट्रल वाले का नाम दे दिया गामा रेज, और इसके बाद जो पॉजिटिव वाला था, पॉजिटिव, इसका नाम दे दिया अल्फा, अल्फा रेज, और जो नेगेटिव वाला था इसका नाम दे दिया बीटा रेज, ये नाम दे दिया। तो जस्ट लाइक हम ये समझ सकते हैं बेटा कि जो गामा रेज होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, और जो अल्फा रेज होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीटा रेज होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ? तो इस चीज को ध्यान देना। अब एक बात मैं और बताना चाहूंगा बेटा तुम लोगों के यहाँ पे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात है, एक ध्यान देना। देखो, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऐसा एटम होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। बात को जरा ध्यान से समझना, गहराई में समझना कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है 1 से लेके 118 एलिमेंट है। अब 1 से लेके जो 118 एलिमेंट है उनमें सारे एलिमेंट में न्यूट्रॉन होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब जो पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसको नॉर्मल हम लोग क्या लिखते हैं, 1H1 लिखते हैं। इस हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होता है,
न्यूट्रॉन होता है बेटा वो 0 होता है। मतलब हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का एक इकलौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है। अब एक बात जरा ध्यान से समझना, जो हीलियम होता है, हीलियम हीलियम को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा ध्यान से समझना। अगर नॉर्मली हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2, मास 4 होता है। इसमें क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। ध्यान से समझना, हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन होता है। अब अगर तुम बेटा हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो इसका मतलब अब इसके अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो अब न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। तो अब प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज बचेगा नहीं। तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब 2 प्रोटॉन होगा। तो इसलिए इसको अल्फा कण का न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको ध्यान देना जरा, अब समझे? तो अल्फा पार्टिकल पर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसके पास भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसी सिमिलरिटी के बेसिस पे हीलियम का अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं। अब क्लियर हुआ? तो इस लाइन को ध्यान रखना। एक बात और मैं तुमको यहां पे बताना चाहूंगा, एक बात मैं तुमको यहां पे और बताना चाहूंगा इसी तरीके से। एक समझाने वाला बात और है, तो इसको भी समझा देता हूं। देखो एक बार देख लूं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बिल्कुल बेटा क्लियर है। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। पहले ये देखो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। तो अगर तुम नॉर्मली हाइड्रोजन में देखोगे 1H1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। तो अगर तुम हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो H+ बचेगा। अब इस H+ में एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? अभी भी 0। अब इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब जरा ध्यान देखना कि इस H+ के अंदर न्यूट्रॉन है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। प्रोटॉन है? हाँ है। कितना है? 1 है। तो इसीलिए H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। ये ध्यान देना। अब तुमको शायद समझ में आ गया होगा कि H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। जब कभी भी H+ आयन लिखकर आता है तो हम लोग फटाक से बोल देते हैं कि भाई साहब H+ मतलब प्रोटॉन। तो H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? H+ को प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। मतलब न्यूट्रॉन भी 0, इलेक्ट्रॉन भी 0, केवल बचा क्या इसके अंदर? एक प्रोटॉन। इसीलिए H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं। और हीलियम अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो हीलियम इसी सिमिलरिटी के बेसिस पे अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी 2+ चार्ज होता है। तो इस चीज को ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बता दिया। H+ आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। जब मैं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो उसमें क्या होता है, एक जब एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे बेटा क्या बताया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे एक थ्योरी आता है एसिड बेस में, प्रोटॉनिक थ्योरी।
प्रोटॉनिक थ्योरी में ये होता है कि जो H प्लस आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो प्रोटॉन लेने और देने की बात चल रही है, तो प्रोटॉन और लेने देने की बात चल रही है, तो तुमको ये दिमाग में नहीं रहना कि कौन सा प्रोटॉन, कि एक प्रोटॉन निकाल लो, नहीं 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 नहीं, इस H प्लस की बात किया जा रहा है भाई साहब। इस H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं, तो इसका बात वहां पे चल रहा था। मतलब पढ़े तो तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और कनेक्ट कर रहे हो इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में, वो भी इक्विलिब्रियम के कौन से टॉपिक में, आयनिक इक्विलिब्रियम में। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है बेटा। तो तुम पढ़े यहां पे कनेक्ट कर रहे हो इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, समझ रहे हो। तो चीजें किस तरीके से कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए बेटा जानकारी होना बहुत जरूरी है। पढ़ो, सीख सीख के पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। पता लगा ज्यादा पढ़ लिए कुछ नहीं पता है, तो चीजों को सीखिए, समझिए, तब आगे बढ़िए। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, ये सब पढ़ेंगे। देन उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि न्यूमेरिकल वगैरह मतलब एग्जाम में अपने नीट और बोर्ड 11th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।